सही है। अब हम रिटर्न्स की तरफ आ जाते हैं। हमने रजिस्ट्रेशन का पूरा देख लिया, हमने एनपीओ की रजिस्ट्रेशन का देख लिया, हमने अमेंडमेंट का देख लिया, हमने सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन का भी यहाँ पे देख लिया, और हमने रजिस्ट्रेशन वाला पूरा टैब जो है थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस भी कर लिया। अब हमारे पास दो मेन टास्क बचे, एक रिटर्न और दूसरा विथहोल्डिंग की स्टेटमेंट। सही, रिमेनिंग फिर हम आईरिस का ब्रीफ ओवरऑल रिव्यू ले रहे होंगे। थोड़ा सा तेज चलेंगे थ्योरीज के ऊपर। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम आपको एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, पूरे महीने आप पूछ सकते हैं। एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूं कि फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हमने किसी पर्सन का कोई रिकॉर्ड नहीं यहाँ पे शो किया है इस पूरी वीडियो में। हमने किसी ऐसी एंटिटी की रजिस्ट्रेशन नहीं उठाई है या उसका डैशबोर्ड हमने आपको नहीं शो किया है जो कि हमसे एसोसिएट नहीं करती। सही है। तो आपको फिगर्स पुट करना, यहाँ पे डाटा नज़र आना, ये ऑप्शन थोड़ी सी अवेलेबल होगी। हम अवेलेबल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम चीज़ें सबमिट नहीं कर रहे हैं। ये सिंपल हम ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको, आपको प्रोसेस अंडरस्टैंड करवा दिया। अगर एक्चुअली किसी एंटिटी का हम सबमिट कर रहे होते, सही, तो आपको वो फिगर्स दिखेगी और वो पूरा प्रोसेस नज़र आ रहा होता। लेकिन यहाँ पे सबमिशन एक्चुअल नहीं हो रही है, और बीइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन इन एक्टिविटीज़ में हम शामिल भी नहीं हो सकते। सही है। और शामिल नहीं हो सकते ऐसा नहीं कि कोई इलीगल हमारे ऊपर बाइंडिंग है, बेसिकली एथिकल नहीं होती ये चीज़। सही है। तो हम ऐसे किसी प्रोसेस में शामिल नहीं होंगे। जो डैशबोर्ड शो किया गया वो हमारे ही एसोसिएटेड कंसर्न का होगा। डेटा फाइनल उस पर सबमिट नहीं हो रहा है, दैट्स वाई आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया गया है, आपको फिगर्स नज़र नहीं आई है। सही है। तो ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी। बिल फर्स्ट आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप एक्चुअली जब फाइल करने जाते हो तो कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप उस टाइम हमें कम्युनिकेट कर सकते हो। एक महीने का ऐसा पीरियड है कि आप राइटफुली चीज़ें कर सकते हो। एक महीने बाद भी अगर आप कम्युनिकेट करना चाहो तो ऐसा नहीं होगा कि हम रिफ्यूज़ कर देंगे। सही। तो बेसिक पर्पस है आपकी अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो रही होगी। चलिए, अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न कब कब किस किस को फाइल करना है। सही। डेट क्या होगी, डेडलाइन क्या है, ये प्री डिफाइंड डेडलाइन है। अब इसमें एक्सटेंशंस आ सकती हैं। सही। ये डेडलाइन क्या है, अगर कोई सैलरीड पर्सन है जो कि ऑनलाइन फाइल कर रहा है, सैलरीड पर्सन ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं। सही। तो उसके लिए डेट है 31 अगस्त। हर साल की 31 अगस्त से पहले पहले वो फाइल कर दें। कोई इंडिविजुअल या एओपी है जो एफटीआर की स्टेटमेंट फाइल कर रही है, एफटीआर मतलब फुल एंड फाइनल टैक्स रेजिम होता है जी। और अगर इसमें आपका टैक्स फॉल कर रहा है तो इसका मतलब है कि एक फिक्स परसेंटेज आपको अपने रेवेन्यू के ऊपर या किसी भी तरीके से एक फिक्स परसेंटेज की अमाउंट आपको एफटीआर को पे करनी है, और ना वो एडजस्टेबल है, ना वो रिफंडेबल है, कुछ नहीं। बस आपने दे दिया, मामला खत्म हो गया। ना आपसे कुछ ज़्यादा लिया जाएगा, ना आपको कुछ वापस किया जाएगा। सही, ये एक रिजीम है। तो अगर इस रिजीम में कोई एओपी या इंडिविजुअल टैक्स फाइल कर रहा है तो वो अगस्त 31 से पहले पहले फाइल करेगा, यानी अगस्त 31 डेडलाइन है। अगर कोई रिटर्न है इंडिविजुअल या एओपी का, इनके अलावा, ये जो दो ऊपर बताए गए इनके अलावा, अदर देन अबव, तो वो 30 सितंबर तक है। सही है। कंपनी कोई जिसका ईयर एंड जुलाई टू दिसंबर के दरमियान पड़ता है तो वो सितंबर में फाइल करेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसकी, इसकी एग्जाम्पल है कि अगर आप नवंबर 2020 में ईयर एंड था आपका, सही, तो इसका जो रिटर्न फाइल होगा वो फाइल होगा सितंबर 30 2021 तक।
सही, आपको फाइल कर देना है जी। इससे पहले भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त तक आपको फाइल कर देना है। अब जिनका जनवरी टू जून का कोई ईयर एंड आता है, सही है, सॉरी, जिनका ईयर एंड जनवरी टू जून आता है, इस पीरियड में फॉल करता है, उन्हें 31 दिसंबर तक फाइल कर देना है अपना रिटर्न। सही है, जैसे जून 30 2020 अगर टैक्स ईयर का एंड आ रहा है, तो वो 31 दिसंबर 2020 तक फाइल कर देगा रिटर्न। मई आ रहा है तब भी 31 दिसंबर है। जनवरी 31 2020 आ रहा है तब भी दिसंबर है। सही है, ये बस दो ही डेट्स दी हुई है, ये डेडलाइन है इनकी। और इस पूरे पीरियड में, 6 महीने के पूरे पीरियड में कभी भी टैक्स ईयर एंड हो रहा है तो उनके लिए 30 सितंबर। इसमें अगर इस पूरे पीरियड में कभी भी एंड हो रहा है तो उनके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर। अगर यहाँ पे फाइल नहीं कर सके तो 15 डेज की एक्सटेंशन जो है वो अवेलेबल कर दी जाती है यूजुअली आपके एप्लीकेशन के ऊपर। अगर फिर भी अवेलेबल ना हो तो जो कमिश्नर है वो बेसिकली तकरीबन 7 to 8 डेज तो वो अप्रूवल या रिजेक्शन में लगा देता है, तो वो 7 to 8 डेज तो आपको वैसे भी मिल जाते हैं एप्लीकेशन फाइल करने के बाद। सही है। अच्छा, हमें टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करना चाहिए? सबसे बड़ा रीज़न तो ये है फॉर बीइंग फाइलर। सही है, फाइलर के जो बेनिफिट्स हैं या नॉन फाइलर के जो नुकसान हैं, नॉन फाइलर के नुकसान से बचने के लिए और फाइलर के बेनिफिट्स लेने के लिए हमें टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। इसमें मेजर क्या चीज़ें आती हैं? मेजर ये चीज़ आती है कि अगर आप फाइलर नहीं हो तो आपके ऊपर जो विथहोल्डिंग का रेट है वो हाई लग रहा होता है, और यूजुअली ये हाई रेट डबल होता है। सही है, ये डबल होता है, सिंपल हायर नहीं होता है, ये डबल होता है यूजुअली। अगर 10% फाइलर से विथहोल्डिंग है तो नॉन फाइलर से 20% होगी। सही है। दूसरा ये कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉन फाइलर पर्सन परचेज नहीं कर सकता है अब 5 मिलियन। अच्छा, इसकी कुछ एक्सेप्शंस आ गई हैं। सही है, तरीके मौजूद हैं कि इसके अलावा भी ले सकें, जैसे कि अगर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो परचेज की जा रही है उसकी पूरी अमाउंट फॉरेन रिमिटेंस के थ्रू आपके पास आ रही है तो आप 5 मिलियन से बड़ी प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हो। सही है, लेकिन ओवरऑल ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल स्टिल है कि नॉन फाइलर ये चीज़ परचेज नहीं कर सकता फ्रीली। सही है, उसे कुछ दूसरी कंप्लाइंसेस करनी पड़ेंगी। दूसरा ये कि एक कॉन्सेप्ट है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। एक कॉन्सेप्ट है मिनिमम टैक्स का, कि आपको एक मिनिमम अमाउंट का टैक्स पे करना ही करना है, चाहे आपको लॉस हुआ। अब उसके ऊपर, अब क्योंकि आपको एक्चुअल तो लॉस हो गया था, सही है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने, एफबीआर ने बेसिकली ये अलाउ किया हुआ है कि आपको जो लॉस हुआ था ना वो आप कैरी फॉरवर्ड कर लो, और इस लॉस को फ्यूचर में कभी कोई प्रॉफिट हो 6 साल के अंदर अंदर, तो आप इस लॉस को उससे एडजस्ट करके जो अमाउंट बचती हो उसके ऊपर टैक्स पे कर देना। सही, तो कोई लॉस अगर हुआ है कभी और आपने मिनिमम टैक्स पे कर दिया है तो वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन वो लॉस कैरी फॉरवर्ड करना उसी वक्त अलाउ है जब आपने टैक्स रिटर्न फाइल किया हो, अदरवाइज आप वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सही, हम इसमें थोड़ी स्पीड में जा रहे हैं, बहुत सारे डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं देंगे। सही। अच्छा, कौन से पर्सन हैं जो कि रिक्वायर्ड है कि उनको सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए? हर कंपनी, जहाँ कंपनी आ गई तो कंपनी को तो करना ही करना है। सही, आंख बंद करके कोई कंपनी है उसे टैक्स रिटर्न फाइल करना है, कैसी भी क्यों ना हो। सही, कोई पर्सन जिसने एनटीएन ऑब्टेन कर लिया है, सही, कैसा भी क्यों ना हो उसे रिटर्न फाइल करना है। एनटीएन आ गया आपके पास, आपको रिटर्न फाइल करना है। कोई पर्सन जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर है, जो आईकैप का मेंबर है, जो आईसीएमए का मेंबर है, जो मार्केट, किसी मार्केट कमेटी एसोसिएशन का मेंबर है, या किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है, सही है, इंजीनियर है, पीएमडीसी का मेंबर है, सही है, बार काउंसिल का मेंबर है, उसको रिटर्न फाइल करना है। इवन दो रजिस्टर्ड ना भी हो तो उसे रजिस्टर्ड होना है और रिटर्न फाइल करना है। सही है, इन लोगों की
जो इनकम है वो डीम की जाती है कि वो टैक्सेबल होगी, इतनी छोटी इनकम नहीं होगी। सही है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आईकेएफ का मेंबर है, तो आप सपोज नहीं कर सकते कि उसकी इतनी इनकम ना हो कि उसे टैक्स ना पे करना पड़े। सही। कोई पर्सन जो कि बिजनेस है जिसके, सही है, वो 3 लाख से ज़्यादा इनकम कमा रहा है लेकिन 4 लाख से कम। सही। या 3 लाख से ज़्यादा इनकम कमा रहा है तब भी उसे रिटर्न फाइल करना है। सही है। कोई भी बिजनेस पर्सन जो कि 3 लाख से ज़्यादा कमा रहा है, इवन दो कि उसकी ओवरऑल इनकम जो है वो टैक्सेबल लिमिट में नहीं आ रही। सही है, लेकिन स्टिल वो रिटर्न फाइल करेगा। कोई पर्सन जो कि बेसिक एग्जाम्पशन स्लैब से एक्सीड कर रहा हो, जो कि सैलरीड पर्सन के लिए 6 लाख है, नॉन सैलरीड के लिए 4 लाख है। सही। इस लिमिट से एक्सीड कर रहा हो तो वो रिटर्न फाइल करेगा। कोई पर्सन जो कि प्रीवियसली 2 इयर्स में टैक्सेबल रहा हो वो रिटर्न फाइल करेगा। कोई पर्सन जिसके पास इनमें से कोई भी चीज एग्जिस्ट करती हो। सही है। कोई फ्लैट है अर्बन एरिया में 250 स्क्वायर यार्ड्स का। सही है। कोई प्रॉपर्टी है 250 स्क्वायर यार्ड्स की अर्बन एरिया में, कोई रेटिंग एरिया में 500 स्क्वायर यार्ड्स की प्रॉपर्टी है। रेटिंग एरिया मतलब जो लोअर एरिया है जो कि बता दिए गए हैं। सही। कोई फ्लैट है 2000 स्क्वायर फीट का रेटिंग एरिया में, कोई व्हीकल है 1000 सीसी की। अगर इनमें से कोई एक चीज भी किसी के पास है तो वो पर्सन रिटर्न फाइल करेगा। सही है। अच्छा। पर्सन जो कि होल्ड कर रहा हो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो रिटर्न फाइल करेगा जिसका बिल 5 लाख से ऊपर जाता है एनुअल। सही है। वो टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। अच्छा, ये जो लिमिट है, ये जो 7 है, यहाँ पे मेरे ख्याल 5 गलत आ गया है। सही है, ये 7 है। ये सब पे एप्लीकेबल नहीं है। जो नॉन रेजिडेंट है, जो विडो है, जो ऑर्फन है। सही है। ऑर्फन अंडर एज ऑफ 25। सही है। विडो किसी भी एज में, नॉन रेजिडेंट किसी भी एज में, या डिसेबल्ड पर्सन, इनमें से कोई भी है जो कि ये चीज़ें ओन करता है तो उसको फाइल करना रिटर्न लाजमी नहीं है। सही। इनके लिए एक्सेप्शन मौजूद है। सही। किस किस को रिटर्न फाइल करना है, ये क्लियर हो गया यहाँ पे। सही है। अच्छा, रिटर्न के साथ साथ हम कुछ और चीज़ें भी फाइल करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम एंड एसेट्स ये फाइल कर रहे होते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर रहे होते हैं। वेल्थ रिकंसिलिएशन फाइल कर रहे होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम एंड एसेट्स हर किसी को फाइल करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। जिसके पास है वो जरूर फाइल कर दे। सही। जो नॉन रेजिडेंट है वो जरूर फाइल कर दे। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग किसके लिए एप्लीकेबल है? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, अब मेरे ख्याल से इस टॉपिक को डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल आप ये समझ लें कि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सबके लिए मैंडेटरी है। सही है। जितने भी पर्सन हैं सब के सब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग अब करेंगे। मैनुअल फाइलिंग अब नहीं है पॉसिबल। सही है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ही सब कर लेंगे। कमिश्नर के पास राइट होता है कि वो प्रीवियस किसी भी 5 सालों में से कोई सा भी साल सेलेक्ट करके आपसे बोले कि आप उसका टैक्स रिटर्न फाइल करें। या अगर आपने टैक्स रिटर्न प्रीवियस 5 इयर्स में कभी भी फाइल नहीं किया, सही है, तो कमिश्नर जो है वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप प्रीवियस लास्ट 10 इयर्स की रिटर्न जो है वो फाइल करें। सही है। यानी अगर प्रीवियस 5 इयर्स में आपने फाइल किया था, कुछ रिटर्न ऐसे हैं जो कि फाइल नहीं किया, तो कमिश्नर आपको क्या बोल सकता है कि वो रिटर्न आप फाइल करें। अगर प्रीवियस 5 इयर्स में आपने कभी भी रिटर्न फाइल नहीं किया था, तो यानी आप ये समझ सकते हैं कि आप टैक्सेबल नहीं हो, तो कमिश्नर आपको बोल सकते हैं कि भाई प्रीवियस 10 इयर्स के रिटर्न सारे के सारे फाइल करें। सही है। और वो आपको फाइल करने होंगे। अदरवाइज पेनल्टीज है और डिफरेंट तरीके हैं एनपीआर के, ये लाइबिलिटी सर्टेन करने के और अमाउंट जो है वो ले लेने के। बेसिकली अब सारी चीज़ें सेंट्रलाइज्ड हो रही हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं।
कंट्रोल बेहतर हो रहे हैं, तो आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि एफबीआर को या गवर्नमेंट को ये इस चीज़ का पता नहीं हो। इवन तो कि आपने कभी डिस्क्लोज नहीं किए, लेकिन ऐसा बहुत हाई चांसेस है इस चीज़ के कि उन्हें ऑलरेडी ये चीज़ डिस्क्लोज हो कि आपके पास ये चीज़ें हैं। सही है। रिटर्न जो है वो हमेशा 12 मंथ के पीरियड के लिए फाइल होगा। 12 मंथ से छोटा पीरियड टैक्स ईयर का नहीं होता। टैक्स ईयर हमेशा 12 मंथ का होगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 12 मंथ से छोटा हो सकता है क्योंकि वो एक ईयर से दूसरी ईयर में आप ट्रांसफर हो रहे होते हो, तो बीच का जो पीरियड है वो ट्रांजिशनल ईयर कहलाता है और वो 1 साल से छोटा ही यूजुअली होता है। सही है। अच्छा, ये तो टैक्स ईयर का हो गया। अब ऐसा भी होता है कि आपको रिक्वायरमेंट है पूरे साल का टैक्स रिटर्न फाइल करने की, लेकिन बीच में कोई इंसिडेंट हुआ और आपका बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो सका। कैसे? डेथ की वजह से, लिक्विडेशन की वजह से, बैंकरप्सी की वजह से, परमानेंट क्लोजर ऑफ बिजनेस, लीविंग ऑफ पाकिस्तान। सही। इनमें से किसी भी वजह से आपका बिजनेस क्लोज हो गया। सही है। तो ऐसे में आप 12 मंथ से कम पीरियड का भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। वो पीरियड क्या होगा? वो होगा लास्ट रिटर्न जितने पीरियड का फाइल आपने किया था उस डेट के बाद से जब तक का रिटर्न फाइल किया हुआ है, उस डेट से लेकर के जब तक इनमें से कोई चीज़ नहीं हो गई, उस डेट तक का रिटर्न आप फाइल करेंगे। सही है। यानी 12 मंथ का टैक्स ईयर होगा। इसकी दो एक्सेप्शन, एक ट्रांजिशनल ईयर और एक वो इंसिडेंट जिसकी वजह से आपका बिजनेस या आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सकती। सही है। इन दोनों केसेस में आप 12 मंथ से कम का रिटर्न फाइल करोगे। कंप्लीट रिटर्न किसे कहते हैं? कंप्लीट रिटर्न उसे बोलते हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे हो, साइंड हो। साइंड, ये स्टिल जो वर्ड है ये इस्तेमाल कर रहा है ऑर्डिनेंस बेसिकली। अब तो साइन होता नहीं है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक है सब चीज़ें। तो इलेक्ट्रॉनिक में भी जो वेरिफिकेशन आती है वो बेसिकली सिग्नेचर के बराबर है। तो साइन का वर्ड स्टिल सही है, ये सिर्फ फिजिकल के लिए नहीं था। सही। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट हो, साइंड हो और जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इंफॉर्मेशन दे रहा हो। अकाउंट्स की कॉपी अगर रिक्वायर्ड है तो अकाउंट्स की कॉपी अटैच्ड हो। टैक्स विथहोल्डिंग के एविडेंसेस अटैच्ड हो। वेल्थ स्टेटमेंट बनी हुई हो, वेल्थ रिकंसिलेशन बनी हुई हो और फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट मौजूद हो इफ एप्लीकेबल। सही। ये चार चीज़ें अगर हैं आपके रिटर्न में तो आपका रिटर्न कंप्लीट है। अगर आपके रिटर्न में ये चार चीज़ें नहीं है तो आपका रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है और वो इनकम्प्लीट समझा जाएगा। सही है। तो अगर कोई ये चार चीज़ें ये मौजूद नहीं है आपके रिटर्न में, इनमें से कोई एक चीज़ भी, सही, इसके अलावा ये एप्लीकेबल वाली चीज़ें, अगर कोई एक चीज़ें मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका रिटर्न कंप्लीट नहीं है, आपको वो रिटर्न कंप्लीट फाइल करना है। जहाँ तक हमारे रिटर्न की जितनी भी प्रोसेस है वो चीज़ें कंप्लीट हो गई है, सिर्फ रिवीजन और ऑडिट बाकी है। सही है। हम मेरे ख्याल में अब आईरिस के बोर्ड पे चल लेते हैं।